आप पार्टी के चक्कर में ज़्यादा मत ना जाएँ। चाहे वो एमआईएम हो, गठबंधन हो, बीजेपी हो और कोई हो। पार्टी आपका भला नहीं करेगा, आपका क्षेत्र का भला आपका कैंडिडेट करेगा। और एमआईएम से हम बहुत नज़दीक भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम एमआईएम से चुनाव लड़ने जाते हैं। राठौर साहब जिस प्रकार से एमआईएम को दरकिनार लगाया, अब मौका कहीं ना कहीं आपके लिए अगर वो आदमी अपने समाज को ठगा है तो विधानसभा में भी आके आपको ठगेगा। दबे कुचले पिछड़ों को, दलित को जो सहूलत मिला है उसको खत्म कैसे करते हैं उसको भी पता है कि ये जीत उनकी तो है नहीं अपनी, कहीं ना कहीं उसमें गुलाम सरवर के खून पसीना का क्या कुछ नहीं कर पाए। चाहे वर्तमान में राठौर जी हैं, वो क्या कुछ नहीं कर पाए जो आप करेंगे। भ्रष्टाचार थाना ब्लॉक हर जगह चरम सीमा पर है, जहाँ की का रोड जर्जर स्थिति। अब एक आदमी को 30 साल मौका दिया, उस 30 साल में पहले उनका उपलब्धि बता दीजिए कि वो क्या किया। तो अगर अपने और उनके जो पिताजी रहे दोनों मिलके 20 साल का वक्त लिए विधानसभा का, तो इस 20 साल में इस विधानसभा को क्या क्या दिए वो बताएं। गांव में दुल्हा दुल्हन गोद में सफर करते थे, अगर शादी ब्याह हुआ तो दुल्हन को गोद में ले जाया जाता। रील के जमाने में रियल बातें जिस प्रकार से कैसे युवाओं तक पहुंचाएंगे जो आज जिसको पसंद करते हैं तो उसकी बुराई नहीं करते। हम अगर 3 साल में इस जिला परिषद को इस ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं, तो अगर विधानसभा में लोग मौका देंगे तो हम विधानसभा को भी उसी ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। मौका मिलेंगे तो एमआईएम का दामन थाम सकते हैं। ये आप तो दूसरी तरफ लेके चले जा रहे हैं। गाने का शौक है या गाड़ी का शौक है या पैसों का शौक है, ऐसा क्या कुछ है? आगामी चुनाव 2025 लगातार देखा जाए कि नजदीकी आ गई है। उस विषय में विधानसभा को लेकर के तमाम प्रतिनिधि जो भी विधायक उम्मीदवार कहलाते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं बहुत ही तैयारी में जुटे हुए हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ जो व्यक्ति है वो परिचय का मोहताज नहीं है। कई बार हमने हमारे वीडियो में देखे होंगे कि जिला परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि जिला अध्यक्ष हैं, उससे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार 22वीं विधानसभा में लगातार कई बार इन्होंने प्रयास किया कि 22वीं विधानसभा की आवाम से अपना हौसला जीते, आखिरकार आकर के कुछ विकास करने का काम करेंगे। लेकिन शायद जनता हो चाहे पार्टी हो, नकारते गए तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे कि आखिरकार इसकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई, कब से अपनी उम्र में ये सोचे कि हम राजनीतिक करियर बनाए और यहाँ आए, इस तरह की विचार कब से पैदा हुआ, वो चीज़ों करके बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारी जनता आपको देख रही है, उसको क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका हम इस्तकबाल करते हैं कि आप जिला परिषद में मुलाकात के लिए आए और हमारी राय जानने के लिए आए, और आपके तमाम चाहने वाले हैं, आपके चैनल के दर्शक हैं, सभी को आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला सवाल यह है कि गुलाम सरवर आखिर है क्या, कौन है ये व्यक्ति? विधानसभा चुनाव लड़े, जिला परिषद के प्रतिनिधि अध्यक्ष रह चुके, मुखिया चुनाव भी आप लड़े, क्या कुछ विकास किए पंचायत में? आखिरकार आपका छवि किस प्रकार के लोगों के नज़र में है? क्या आइडियोलॉजी लेकर के आए कि हम लोगों का मार्गदर्शन कर पाए, जो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ों से वंचित है कि आधिकारिक रूप से हमारा क्या कुछ विकास होना चाहिए, उसको क्या मार्गदर्शन देने का एक विचार रखते हैं? देखिए, गुलाम सरवर आप ही के समाज के बीच का एक बच्चा है, भाई है, युवक है, और वो हम हैं, और आप तमाम लोगों से दिली मोहब्बत रखते हैं। और जहाँ तक बात रही राजनीतिक शुरुआत का, कैरियर का या काम का, तो सबसे पहले तो जो हमारा एजुकेशन का मामला था उसको समाप्त करने के बाद हम बिजनेस में आ गए, और हमारा फर्नीचर का बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर सब कुछ थे हम। और उसी दरमियान हमारा कारोबार 22 में भी बहुत लंबे समय तक रहा। रही बात राजनीतिक कैरियर का, जिन दिनों पंचायती राज का, नया पंचायती राज का जो मामला आया, पंचायत चुनाव 2001 से शुरू हुआ, और हम लोग भी पंचायत चुनाव में आना भाग लेने लगे। लेकिन चूंकि कारोबार भी करते थे और चुनाव भी लड़ते थे, तो वहाँ जो लोग ज़्यादा समय क्षेत्र में देता था कामयाब भी वो लोग हो रहे थे, और हम लोग भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन 2011 के चुनाव में, 2011 का पंचायती चुनाव में लोगों ने मुखिया में हम लोगों को भारी वोट से जिताया। बिहार में पंचायती राज में कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा लिप्त हो गया था। इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार, वृद्धा पेंशन जिनको मिलना है उनको नहीं, बाढ़ राहत वगैरह में भी सब चीज़ में कहीं ना कहीं दिक्कत था। और मेरे आने के बाद हमने एक भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का सपना लेके आया और उसको कामयाब किया। और यही वजह है कि उन कामों को देख के वहाँ की जनता 2014 में, 11 में हम जीते हैं मुखिया में, और 3-4 साल काम देखने के बाद
जनता के मशवरे से हम विधानसभा निर्दलीय विधानसभा प्रत्याशी के रूप में इलाके में लोगों ने हमको प्रोजेक्ट किया और हम निकले भी कि जो काम पंचायत में करके देखा है अब इसको विधानसभा में करके दिखाना है। और जैसे कि आप पंचायत से आप लोगों का मशवरा लेकर के निकले आगे। बिल्कुल, विधानसभा में जाने से पहले अब इस हिसाब से आपका मिलना कब हुआ और विधानसभा में एमआईएम की हम छवि इसी में अपनी बात आपको कंप्लीट करते हैं कि वो जो मेरा पीरियड था 2011 से 16 का, तो 14 में ही हमारे जो समर्थक लोग हैं या हमारे जो शुभचिंतक लोग थे या और भी जो हमको सहयोग करते हैं, तमाम लोगों के मशवरे से हम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए हम मैदान में आए। चूँकि कोई पार्टी उस वक़्त थी नहीं हमारे पास और हम मेहनत भी कर रहे थे। इन्हीं दिनों एक पार्टी बिहार में पहली दफ़ा लॉन्च की आई और अख्तुल ईमान साहब उसको लाए थे और कुछ लोग हमारे विधानसभा में उस पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे और उन लोगों के इसरार पर, उन लोगों के मिलने के बाद जब हम भी पार्टी के बारे में जाने, समझे, तो उनका जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, जो उनका सोच है, वो हमारे सोच से मिल रहा था। तो हम उस पार्टी को ज्वाइन कर लिए 2015 के अगस्त में, जो रूई धसान प्रोग्राम हुआ था। तो तब से हम पार्टी में जुड़े रहे और उस पार्टी के टिकट पे 2015 का चुनाव भी लड़े, एक मजबूत चुनाव लड़े। हालांकि जब वोटिंग का समय आया तो महागठबंधन का एक लहर पूरे बिहार में था और उसका असर ये रहा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान भाई हैं, उनको भी हार का सामना करना पड़ा और जो हमारा एक जीतने का एकदम माहौल बना हुआ था, वो भी धराशायी हो गया। तो हम लोग 17,000 वोट पे सिमट गए, लेकिन लगातार पार्टी के साथ खड़ा रहे और 2020 तक पार्टी को इतना मजबूत किए कि चारों तरफ पूरे सीमांचल में एमआईएम ही एमआईएम मैं हो गया था, है ना। जनता पतंग के अलावा दूसरा निशान को पहचान भी नहीं रही थी और लास्ट में आके जानिए रहे हैं कि सब आप लोगों को पता है कि नॉमिनेशन के 2 दिन पहले, नॉमिनेशन खत्म होने के तारीख से 2 दिन पहले हमारी टिकट किसी और को दे दिया गया और उस पार्टी से वो चुनाव जीते भी। तो जो चुनाव जीते उसको भी पता है कि ये जीत उनकी तो है नहीं अपनी, कहीं ना कहीं उसमें गुलाम सरवर के खून पसीना का मेहनत आपने किया, कोई फसल कोई और काट लिया। और हम निर्दलीय चुनाव लड़े और हमको वोट भी लोगों ने दिया, कार्यकर्ता लोगों ने दिया। वोटर में तो माहौल एमआईएम का था, लेकिन कार्यकर्ता लोग 8,500 वोट हमको डाले। हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जीतने वाले की तरफ तो सब जाता है, लेकिन जो हारने की तरफ हो, अगर वहाँ भी कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है तो उन कार्यकर्ताओं को हम दिल से सलाम करते हैं। चलिए, आपकी जो जर्नी रही वो बात आपने बताया, पर यह है कि इतनी हार के बावजूद भी इरादे मजबूत कैसे हैं गुलाम सरवर साहब का? देखिए, हार जो नेता होता है उसको हार जीत से क्या मतलब। हम तो अपने जिंदगी का बाकी हिस्सा लोगों के खिदमत के लिए निकाल लिए हैं, तो लगे हुए हैं इसी में। कभी जीत होती है, कभी हार होती है। अभी हम जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, ये हार थोड़े है। आज भी हम काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन जो जिस सोच को लेके हम लोग चले थे कि 22वीं विधानसभा कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है और उस परिवर्तन के मिशन को लेके हम लोग चले थे। उसी मिशन के तहत हम लोगों ने एमआईएम को यहाँ पे मजबूत किया था और लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के गलत फैसले की वजह से जो हमारा मिशन था 22वीं विधानसभा में परिवर्तन, वो अधूरा रह गया और इंशाल्लाह ताला उसको पूरा करने के लिए हम फिर जद्दोजहद कर रहे हैं। इस दफा होगा इंशाल्लाह। 2025 में आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, पक्का है? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, हम तो लड़ ही रहे हैं। 2025 में अगर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ने की बात कर रहे हैं आप, क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या विचारधारा रहेगी, किस प्रकार से आप चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, चुनाव तो इस वक्त हम किसी पार्टी में है नहीं, तो यकीनन निर्दलीय ही लड़ेंगे और कोई पार्टी मुझे समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि हम लोगों के दिलो दिमाग पे कहीं ना कहीं एक विचारधारा, एक जो सोच है वो बैठा हुआ है, जिसको साकार करने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब रही बात कि मैनिफेस्टो क्या है, अब 22वीं विधानसभा जो बाढ़ से पीड़ित है, जिनका दर्जनों पंचायत नदी के चपेट में चला गया, जहां भ्रष्टाचार थाना ब्लॉक हर जगह चरम सीमा पर है, जहां की का रोड जर्जर स्थिति में। आप चले जाइए खपड़ा पंचायत की तरफ, निकलिए, घूम के आ जाइए, एक दफा देख लीजिए क्या स्थिति है ना। आप चले जाइए बनगांव वाला रोड में क्या स्थिति है। तो पूरे विधानसभा का एक ही हाल है कुल मिला के। तो और
ऐसे जगह के लिए मैनिफेस्टो क्या बताएंगे? इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करना है। कहीं ना कहीं दर्शक जब हम राजनीतिक विशेष में कोई वीडियो डालते हैं तो कहता है कि 90 के दशक से चरैया और बैरिया कहीं ना कहीं लगातार 22 विधानसभा में कब्जा कर रखे हैं। इस चीजों को कहीं ना कहीं अब लोग उब चुके हैं, लोगों का ये मानना है। तो क्या आपको भी लगता है चरैया और बैरिया का राजनीतिक कहीं ना कहीं 22 विधानसभा को चपेट में चरैया लिया? चरैया बैरिया मेरा नहीं कहना है, मेरा ये कहना है कि देखिए परिवर्तन बहुत जरूरी है, बदलाव आनी चाहिए, बदलाव से हमेशा बेहतर होता है। अच्छा, जनता को क्या बताएंगे कि आखिर हाजी पूर्व विधायक सह मंत्री जी हाजी अब्दुल सुभान क्या कुछ नहीं कर पाए, चाहे वर्तमान में राको जी हैं वो क्या कुछ नहीं कर पाए जो आप करेंगे? इसमें बताना क्या है, आप एक आदमी को 30 साल मौका देते हैं, उस 30 साल में पहले उनका उपलब्धि बता दीजिए कि वो क्या किया 30 साल में। आपके नजर में क्या किया है ना, एक ये कि वो बताए कि क्या उपलब्धि है। दूसरा आदमी अगर अपने और उनके जो पिताजी रहे दोनों मिलके 20 साल का वक्त लिए विधानसभा का, तो इस 20 साल में इस विधानसभा को क्या क्या दिए वो बताएं। जहां तक बात हमारी है, हमको तो अभी जनता ने मौका दिया नहीं है, हमको मौका मिला है ग्राम पंचायत में मुखिया होने का। तो आपसे मेरा ये आग्रह होगा कि आप मेरे पंचायत में जाएं और ये जनता में जाके इस बात को पूछें कि जो गुलाम सरवर को जो आप मुखिया होने का मौका दिए, तो उनका जो 2011 से 16 का पीरियड है, इसमें आपके पंचायत में नया क्या हुआ, आप उसको देख लें। आपको वहां मिलेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत तो बनाए ही, जो बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। दूसरी बात यह है कि वहां ऐसे जिन गांवों में दूल्हा दुल्हन गोद में सफर करते थे, अगर शादी ब्याह हुआ तो दुल्हन को गोद में ले जाया जाता था, ऐसे ऐसे गांवों का कम्युनिकेशन को सुधारने का काम हम किए एक ग्राम पंचायत मुखिया होने के नाते। अब रही बात कि आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है आप विधानसभा में क्या कीजिएगा, जनता दोबारा, ये पता ही ना आपको, जनता दोबारा 2021 में जब हम 20 में चुनाव हार गए तो लोगों ने जबरदस्ती, हमारे कार्यकर्ता ने हमको 21 में जिला परिषद का चुनाव लड़ाया, महिला सीट होने के नाते यहाँ भी हमने वाइफ को ही कैंडिडेट बनाया और वो जीत गई। और जीती ही नहीं, 21,000 वोट से वोट लाई है जिला परिषद में, 9 पंचायत में 21,000 वोट लाना, इससे समझ जाइए कि इलाके का क्या समर्थन है मेरे साथ, लोगों के दिल में मेरे लिए क्या जगह है। क्या ये विक्टिम कार्ड आप खेलेंगे कि जिला परिषद की कार्य को दिखा करके क्षेत्र में लोगों को शायद अपने तरफ मुव करने का कार्य? कोई कार्ड नहीं है, हम तो यही कहते हैं कि कोई भी आदमी मौका मांगता है किसी भी काम के लिए, तो वो पहले कुछ दिखाएगा ना कि उसको जो मौका मिला तो उसमें वो क्या किया। इसीलिए 22 विधानसभा में ज्यादातर काम कर रहे हैं। नहीं, 22 विधानसभा में तो देंगे ही, चूंकि वो मेरा एरिया है, वहाँ के दुआओं से हम यहाँ चेयरमैन बने हैं। अब बाकी जगहों का क्या होगा? नहीं, बाकी जगह भी दे रहे हैं। आप निरंजन बाबू, आप पहले इस चीज को समझ लीजिए, ये जिला परिषद में जो चेयरमैन का मामला है ये 2021 से ही चल रहा है। उससे पहले तो पदाधिकारी लोग हुआ करते थे, है ना, सबा जफर भाई हुए, क्रांति देवी हुई, और लोग भी हुए, अभी हम लोग हुए हैं 2021 से। लेकिन इस 3 साल का अभी हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड निकाल रहे हैं, ये 3 साल में जिला परिषद क्या किया और पिछले 20 साल में जिला परिषद में क्या हुआ। तो क्या हुआ वो तो आप लोग देखिए, लेकिन क्या किए हैं अगर आप उसका तुलना कीजिएगा तो जो 20 साल में नहीं हुआ वो 3 साल में हुआ। ये बाज़ाब्ता एक बुक छप रही है जो आप लोगों तक होगा, सभी लोगों के हाथ में होगा कि हम अगर 3 साल में इस जिला परिषद को इस ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं, तो अगर विधानसभा में लोग मौका देंगे तो हम विधानसभा को भी उसी ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा संकल्प है, इरादा है। समस्या ये है और सवाल भी है कि रील के जमाने में रियल बातें जिस प्रकार से कैसे युवाओं तक पहुंचाएंगे, जो आजकल में सोशल मीडिया में कहना कि देखते हैं जो चीज वही मन में अपना ग्रहण कर लेते हैं, उस लोगों तक कैसे अपने विचार को पहुंचाएंगे कि आखिरकार हम गुलाम सरवर ऐसा करेंगे विधानसभा में, चाहे जो वर्तमान में नहीं किए चाहे पूर्व नहीं किए, वो हम कर करके आएंगे, वो चीज कैसे लेके आएंगे? देखिए अब दौर है ना, ठगने का दौर खत्म हो गया, आप जो कीजिएगा। अब युवा मेरी आज हाँ, अब युवा पीढ़ी है और युवा हर वक्त जो है वो नेट पर है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे है, वो सब कुछ देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और ये समझता भी है कि किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए, किसको कहाँ पे बैठना चाहिए, किसको कहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, हमारी बात किसको कहाँ उठाना चाहिए, ये सब युवा जानता है। और ऐसे दौर में सही चीज को बताने के लिए बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं है, देख रहा है लोग। और एक सवाल है, क्या मौका मिलेंगे तो एमआईएम का दामन थाम सकते हैं गुलाम सरवर जी, बताइए? ये आप तो दूसरी तरफ लेके चले जा रहे हैं हमको। क्यों नहीं, कहीं देखा जाए रुझान इस बार लगातार, मेरे सवाल सुन लीजिए, अगर आप 5 साल के अंतराल में देखें किसी पार्टी से कहीं ना कहीं आप ताल्लुकात नहीं रखें, व्यक्तिगत विचार में रहे, तो इससे ये रुझान लगता है लोगों को कि शायद
राठौर साहब जिस प्रकार से एमआईएम को दरकिनार लगाए, अब मौका कहीं ना कहीं आपके लिए खाली हो गया कि एमआईएम का उम्मीदवार या दावेदार आप कहला सकते हैं, ऐसा क्या संकट? देखिए, एमआईएम को तो हम लोग दिल से चाहने वाला लोग हैं। आपने देखा होगा कि जब पार्टी टिकट हमारी काट दी और काटने के बाद भी जो लोगों में एक गुस्सा था, और यकीनन मुझ में भी वो गुस्सा था, काहे कि जो मेहनत हम लोगों ने एमआईएम के लिए किया है वो एमआईएम पार्टी भी जानती है और जनता भी जानता है। लेकिन ऐसे में लास्ट मोमेंट में टिकट कट जाना, तो मेरे जगह पे कोई भी होता उसको गुस्सा होना स्वाभाविक भी था, और भी लोग थे, सब गुस्से में थे। इसके बावजूद भी हम लोगों ने कभी पार्टी के अहित में बात नहीं किया, कभी नहीं। आपने सोच लिया था कि शायद आने वाला समय मौका नहीं, मिल नहीं, सकता ऐसी है। कोई बात नहीं है, आगे कोई नहीं सोचता है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि एमआईएम सीमांचल का एक उम्मीद है, लोग उसको उम्मीद की निगाह से देख रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे वजह से लोगों की वो उम्मीद फिर टूटता नजर आए। अगर हम उनका बुराई करते तो बहुत बुरा हो जाता है। आप कह रहे हैं कि एमआईएम लोगों का नहीं, हम उम्मीद है। बता दें, हम आपको पहले बता दें, है ना, जो आप सवाल किए कि क्या एमआईएम से, है ना, एमआईएम से कोई हमारी बैर नहीं है, और एमआईएम से हम बहुत नजदीक भी नहीं, ऐसा नहीं कर रहे कि हम एमआईएम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर रहे, लेकिन हम एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी को दिल से इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए कि बंदे में वो क्वालिटी है कि सही को सही और गलत को गलत, सदन से सड़क तक बोलते हैं और सड़क से सदन तक बात रखते हैं। ये उनका क्वालिटी है और इस चीज को हम पसंद करते हैं, और जिसको पसंद करते हैं तो उसकी बुराई नहीं करते। पप्पू यादव जी वाला विक्रम काफ्ट नहीं खेले, कांग्रेस दिल में है लेकिन चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। नहीं, पप्पू यादव जी यकीनन एक पब्लिक का नेता है, पब्लिक के इशू पे आने वाले लोग स्वामी जी से खेल खेले आप। खड़ा रहते हैं, और जनता को भी यही चाहिए कि जो जनता के बीच रहे, जनता के हित में काम करे, जनता ऐसे लोगों के लिए वोट करे। हम तो जनता से, 22 विधानसभा के जनता से ये अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप पार्टी के चक्कर में ज्यादा ना जाए, चाहे वो एमआईएम हो, गठबंधन हो, बीजेपी हो और कोई हो, पार्टी आपका भला नहीं करेगा, आपका क्षेत्र का भला आपका कैंडिडेट करेगा। आप कैंडिडेट का जो लिस्ट है, आप उस लिस्ट पर गौर डालिए, गौर कीजिए, नजर डालिए, और उनके जीवनी को समझिए, उनके काम करने के तौर तरीका को समझिए। अगर वो आदमी अपने समाज को ठगा है तो विधानसभा में भी आके आपको ठगेगा, है ना। नहीं, पहले बात समझिए। और अगर वो उस आदमी को अगर कोई काम मिला था, वो जिम्मेदारी से उस काम को कर लिया है, ईमानदारी से कर लिया है, तो आप उससे बड़ा काम अगर देंगे तो फिर वो भी उस बड़े काम को भी ईमानदारी से कर लेगा। और जिसको काम करने का तजुर्बा ही नहीं है और उसको अगर आप सीधे लाके बड़ा काम दे देंगे तो शायद वो क्या करेगा, पता चला कि पूंजी भी डुबा देगा। लगता है कि अगर मौका मिले तो एमआईएम में जा सकते हैं, पर जातीय समीकरण कितना मायने रखता है आपके लिए कि लगातार 22 विधानसभा में, एक सेकंड, 22 विधानसभा में लगातार जब से भी हमने देखा राजनीतिक, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को लेकर के जीता और लड़ भी रहे चुनाव, तो आपके लिए कितना मायने रखता है कि जातीय समीकरण कितना है? क्योंकि बहुत सारे आपके ही जात के देखा जाए तो कैंडिडेट कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मेरे लिए जातीय समीकरण कोई मायने नहीं रखता है। हम जब ग्राम पंचायत चुनाव लड़े तो पंचायत में जो गैर मुस्लिम भाई थे उसका अक्सरियत वोट हमको मिलता था। हम जब एमआईएम से चुनाव लड़े तो हमारे यहाँ भी गैर मुस्लिम गांव है, और उस एमआईएम में होने के बावजूद भी लोगों ने हमको वोट किया, जबकि एमआईएम कहीं ना कहीं एमआईएम को लोग मुसलमानों की पार्टी समझता है। तो हमारे साथ कोई जाति का मामला नहीं है, बिरादरी का भी मामला नहीं है। आप देखे होंगे कि हम 22 डगरवा से ज्यादा वोट एमआईएम में जिस वक्त थे 22 से लाए, और ये जान जाइए उस वक्त अगर हम निर्दलीय भी लड़ते तो वोट हमारा वो 17,000 नहीं होता, वोट उससे भी ज्यादा होता। कुछ लोग एमआईएम को उस वक्त लाइक नहीं करते थे, चूंकि हम एमआईएम थे इसलिए हमारे साथ नहीं जुड़े। और हम 2020 में अगर पार्टी, एमआईएम पार्टी जो हमारा 16 तारीख को टिकट नहीं देने का फैसला लिया, अगर 2 महीना पहले अगर पार्टी कह देती कि आपको टिकट नहीं दे रहे हैं तो मेरा रिजल्ट 8,500 नहीं होता, मेरा रिजल्ट विन होता। ये जान जाइए, क्योंकि 15 दिन में हम किसको बताते कि हमारी टिकट कट गई है। ऐसी कोई बात नहीं, जाति समीकरण मेरे लिए माने नहीं रखता है, मेरा काम माने रखता है, और लोग काम के बुनियाद पे ही हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमको पूरा भरोसा है। आप एमआईएम में कहने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन एमआईएम का आइडियोलॉजी किस प्रकार से है आप वो, और बीजेपी का तमाम कहीं ना कहीं बीजेपी को कहता है कि हिंदूवादी संगठन है, एक तरफ एमआईएम को मुस्लिम संगठन में जोड़ा जा रहा है, तो इस विषय में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण फिट बैठता होगा। एमआईएम को बीजेपी से मत जोड़िए, एमआईएम संविधान अपने जात, देखिए, एमआईएम संविधान को आगे रख के काम करने वाली पार्टी है, और बीजेपी का मैनिफेस्टो ही है कि संविधान को बदल दो।
इसमें जो लोगों को दबे कुचले पिछड़ों को, दलित को जो सहूलत मिला है उसको खत्म कैसे करना है, ये बीजेपी का एजेंडा है। संविधान विरोधी पार्टी है, तो इसको दोनों को तुलना क्या क्यों करते हैं आप? देखा जा रहा है कि राजनीतिक जानकारों से हमने काफी बार बात विचार किया है, तो इस बार 22वीं विधानसभा में कहीं ना कहीं बीजेपी का रुझान नजर आ रहा है कि शायद हो सकता है तमाम लोग एक समीकरण में आ जाते हैं और खाली बीजेपी जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इसमें क्या कुछ लग रहा है कि हो सकता है खेल? बीजेपी इस खुशफहमी में रहती है तो रहने दीजिए। 22 की जनता बहुत समझदार है। आप 2020 में नहीं देख लिए, 2020 में अच्छा वोट काटा उन्होंने। वो जो सेकुलर लोग, मतलब जो लोग गठबंधन के तरफ भी था, जब देखा कि एमआईएम मजबूत हो रहा है तो सब लोगों ने वोट करके जिताया ना। 22 में ऐसा कुछ नहीं होना है। 22 में बीजेपी का कुछ भी नहीं होना है। चलिए एक अंदरूनी बात जान लेते हैं इससे कि गुलाम सरवर जी को आखिर शौकीन किस प्रकार के हैं, क्या कुछ ज्यादा पसंद है अपने व्यक्तिगत विचार में? चलिए लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारा नेताजी क्या कुछ पसंद करते हैं, गाने का शौक है या गाड़ी का शौक है या पैसों का शौक है, ऐसा क्या कुछ है? ना, हमको किसी चीज का शौक नहीं है, हमको जनता के बीच में रहने का शौक है। कुर्सी पाना कितना जरूरी है आपके लिए? कोई जरूरी नहीं, हम कुर्सी पे नहीं रहते हैं तब भी जनता के बीच रहते हैं, बल्कि कुर्सी मिलने के बाद ही थोड़ी दूरी हो जाती है, चूंकि वक्त काम ज्यादा बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा लोगों से कंटेक्ट कर जाता है। हमारा शौक है कि हम लोगों के बीच रहें, लोगों का सुख दुख का हिस्सा बने, उनके साथ रहें, उसमें मजा आता है। आप सुन रहे थे गुलाम सरवर जी को, लगातार राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं इसका नाम और चेहरा जगजाहिर है। और बाकी सवाल जो किए उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ और सवाल पूछा जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और आने वाले समय में लगातार मिलता जुलता रहेंगे, क्योंकि विधानसभा में अगर चुनाव लड़ेंगे तो काफ़ी है कि कई बार हमसे सामना हो सकता है, तो उस दौरान हम सवाल को पूछ लेंगे। जाते जाते आप लोग से लेना चाहेंगे इजाज़त। इतने तब तक के लिए धन्यवाद।